सोचिए आप एक जाने माने मनोचिकित्सक हैं, विज्ञान में आपका पूरा विश्वास है और 18 महीने से आप एक मरीज का इलाज कर रहे हैं जो ठीक नहीं हो रही। हम्म। आप सब कुछ आजमा चुके हैं और फिर हताशा में उठाए गए एक कदम के बाद वो मरीज अचानक 4000 साल पुरानी बातें करने लगती है। ओह। आप क्या करेंगे? यही दुविधा डॉक्टर ब्रायन वीस के सामने थी और इसी की पड़ताल आज हम करने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास डॉक्टर वीस की मशहूर किताब मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स से जुड़े दो स्रोत हैं। हम्म। एक तो है पूरी किताब का सारांश और दूसरा एक सेशन का काफी विस्तृत ब्यौरा। हाँ। आज हम डॉक्टर वीस और उनकी मरीज कैथरीन की इस अविश्वसनीय कहानी में गहराई से उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जब पारंपरिक विज्ञान की सीमाएं, मतलब जब वो खत्म होती हैं, तो क्या होता है। सही बात है। हम देखेंगे कि कैथरीन के साथ उन हिप्नोसिस सत्रों में क्या हुआ, उसने क्या अनुभव किया और कैसे कैसे उन अनुभवों ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये तो एक ऐसी यात्रा है जो मनोविज्ञान, विश्वास और रहस्य के बीच की रेखा पर चलती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कैथरीन की असल समस्या क्या थी? मतलब वो डॉक्टर वीस के पास आई ही क्यों थी? देखिए, उसकी हालत काफी खराब थी। स्रोतों के मुताबिक उसे हर वक्त एक तरह की घबराहट होती थी, पैनिक अटैक्स आते थे अच्छा। और कुछ ऐसे डरावने सपने आते थे जो उसका पीछा ही नहीं छोड़ते थे। उसे पानी से डर लगता था, घुटन से, अंधेरे से, कई तरह के फोबियाज थे। ओके। और डॉक्टर वीस, जो अपने क्षेत्र के एक बड़े नाम थे, वो 1.5 साल से पारंपरिक तरीकों से उसका इलाज कर रहे थे, लेकिन कोई भी दवा, कोई भी थेरेपी कुछ काम नहीं कर रहा था। 1.5 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, बहुत लंबा। तो फिर डॉक्टर वीज ने ऐसा क्या अलग किया? आप कह सकते हैं कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो उन्होंने हिप्नोसिस आजमाने का फैसला किया। हिप्नोसिस? हाँ, ये उनका आखिरी दाव था। वो खुद भी इसे लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं थे, लेकिन वो बस कैथरीन की मदद करना चाहते थे। तो उन्हें उम्मीद क्या थी कि क्या मिलेगा हिप्नोसिस से? उन्हें लगा था कि शायद हिप्नोसिस से उसके बचपन का कोई दबा हुआ सदमा या कोई ट्रॉमा बाहर आ जाएगा। लेकिन बाहर कुछ और ही निकला। और जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो उसके ठीक होने की रफ्तार। हाँ, मतलब स्पीड। एग्जैक्टली। स्रोत कहता है कि कुछ ही हफ्तों में बिना किसी दवा के कैथरीन लगभग पूरी तरह ठीक हो गई। ये कैसे मुमकिन है? एक डॉक्टर के नजरिए से क्या ये संभव भी लगता है? बिल्कुल नहीं। उस दौर की मनोचिकित्सा में तो ये किसी जादू जैसा था। तब तो हर चीज का जवाब दवाइयां थीं, ट्रंकुलाइजर, एंटी डिप्रेसेंट। ज्यादातर मनोचिकित्सक यही मानते थे कि ये सब दिमाग में केमिकल का खेल है। ये विचार की मन की गहराइयों में दबी कोई कहानी किसी को शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक कर सकती है, ये अपने आप में क्रांतिकारी था। तो डॉक्टर वीस का पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण हिल गया होगा। बिल्कुल। ये तस्वीर पारंपरिक मेडिकल किताबों से बिल्कुल ही अलग थी। तो जब डॉक्टर वीस ने उसे पहली बार हिप्नोटाइज किया और कहा कि उस समय पर वापस जाओ जहां तुम्हारे लक्षणों की शुरुआत हुई थी, तब क्या हुआ? कैथरीन कहां पहुंच गई? वो किसी बचपन के अनुभव में नहीं गई। वो हजारों साल पहले के एक जीवन में पहुंच गई। हजारों साल पहले? हाँ, अध्याय में इसका बहुत साफ वर्णन है। वो एक ऐसी जगह पर थी जहां एक गुंबद वाली इमारत थी और माहौल बेहद गर्म और घुटन भरा था। उसने बताया कि वो और उसके जैसे कई लोग पुराने फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं और उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया गया है। बाहर क्यों निकाल दिया गया था? क्योंकि उन्हें कोई भयानक बीमारी थी। कैथरीन ने कहा, हमारी त्वचा मर रही है या काली पड़ जाती है। ओह। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्हें किसी बुरे काम की सजा मिल रही है। ये डर और सजा का एक बहुत गहरा एहसास था। रुकिए, आपने बताया था कि उसे घुटन से डर लगता था, क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्या यहाँ कोई कनेक्शन है? सीधा कनेक्शन। और एक मनोचिकित्सक के लिए यही तो यूरिका मोमेंट होता है। अब उसके डर का एक स्रोत था, एक कहानी थी। अच्छा। कैथरीन ने बताया कि जब उस जन्म में लोग मरने वाले होते तो उन्हें एक दूसरी गुफा में ले जाकर उसका मुंह पत्थर से बंद कर दिया जाता था। क्या? हाँ, और उसने अपनी मौत को भी ठीक वैसे ही अनुभव किया, एक गरम अंधेरी गुफा में, अकेली और लकवाग्रस्त हालत में। ये सुनने में ही भयानक लग रहा है। तो इस अनुभव को फिर से जीने से उसे मदद कैसे मिली? क्योंकि जैसे उसने उस मौत को अनुभव किया, उस जन्म का डर खत्म हो गया। थेरेपी का यही सिद्धांत है।
जब आप डर की जड़ तक पहुंच जाते हैं तो वो आप पर अपनी पकड़ खो देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मौत के बाद उसने हल्का और आजाद महसूस किया और यहीं पर पहली बार मास्टर्स का जिक्र आता है। मास्टर्स, ये कौन थे? किताब के अनुसार ये वो उन्नत आत्माएं या आध्यात्मिक गुरु हैं जो जन्मों के बीच के अंतराल में आत्माओं का मार्गदर्शन करते हैं। अच्छा। कैथरीन अक्सर इन मास्टर्स से मिलती थी और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन मास्टर्स ने डॉक्टर वीस को उनके अपने जीवन के बारे में ऐसी निजी बातें बताईं जो कैथरीन कभी जान ही नहीं सकती थी। जैसे कि? जैसे उनके मृत बेटे के बारे में। इसी वजह से डॉक्टर वीस का जो संदेह था वो धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगा। वाह, मतलब ये सिर्फ कैथरीन के बारे में नहीं था, बल्कि थेरेपिस्ट खुद इस प्रक्रिया का हिस्सा बन गया था। बिल्कुल। तो एक जन्म में उसे कोढ़ की बीमारी थी और उसे जिंदा दफना दिया गया। इसके बाद वो कहाँ गई? ये तो किसी टाइम मशीन जैसा लगता है। अगला पड़ाव कहाँ था? अगला पड़ाव बिल्कुल अलग था। वो अचानक खुद को एक प्राचीन यूनानी जैसी दिखने वाली जगह पर पाती है जिसे वो कैथेनिया कहती है। कैथेनिया? हाँ, वहाँ जैतून के पेड़ हैं, संगमरमर की इमारतें हैं और लोग मुखौटे पहनकर नाटक देख रहे हैं। माहौल बिल्कुल शांत और सुंदर है। तो इस जीवन में उसकी क्या कहानी थी? क्या यहाँ भी कोई डर था? हाँ, डर यहाँ भी था, लेकिन अलग तरह का। इस जीवन में वो गर्भवती थी और उसे बच्चे को जन्म देते समय मरने का डर था, क्योंकि उसकी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अच्छा, तो ये पैटर्न फिर से दिखता है? हाँ, ये फिर से दिखाता है कि कैसे पिछले जन्मों के अनुभव हमारे इस जीवन की भावनाओं और डर को आकार दे सकते हैं। लेकिन इस अनुभव में कुछ ऐसा हुआ जो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला? अब क्या हुआ? उसने उस जीवन में डॉक्टर वीस को पहचान लिया। क्या? हाँ, उसने उन्हें अपने चाचा डायोजनीस के रूप में देखा, जो एक बहुत बुद्धिमान शिक्षक थे और नक्शे बनाया करते थे। ये तो... और इतना ही नहीं, उसने अपने वर्तमान जीवन के एक और व्यक्ति एडवर्ड को भी उस जन्म में अपने पिता के रूप में पहचाना। आप मजाक कर रहे हैं? उसने अपने थेरेपिस्ट को अपने पिछले जन्म में पहचान लिया? हाँ, और यहाँ पर मामला सिर्फ पुराने ट्रॉमा को याद करने से कहीं आगे निकल जाता है। ये इस विचार को सामने लाता है कि शायद हम सब आत्माओं का एक समूह है जो अलग अलग किरदारों में, अलग अलग समय में बार बार एक दूसरे की जिंदगी में आते हैं। कभी पिता बनकर, कभी चाचा, तो कभी डॉक्टर। ये महज थेरेपी नहीं, बल्कि रिश्तों के बारे में एक गहरा आध्यात्मिक नजरिया है। मतलब ये इस आइडिया की तरफ इशारा करता है कि हमारे रिश्ते शायद एक ही जन्म के नहीं होते। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। तो इस यूनानी जीवन के अंत में क्या हुआ? क्या इस बार भी उसे मास्टर्स से कोई संदेश मिला? मृत्यु पर दुखी होती है और उसे डर लगता है कि जब उसके बुद्धिमान चाचा यानी डॉक्टर वीस की मृत्यु हो जाएगी तो वो अकेली रह जाएगी। जब डॉक्टर वीस ने उससे उन मास्टर से बात करने को कहा तो कैथरीन ने जवाब दिया, मैं उस स्तर तक नहीं पहुंची हूँ। जब तक मैं वहां नहीं पहुंचती मैं बात नहीं कर सकती। और सत्र वहीं समाप्त हो गया। ये दिलचस्प है। मतलब ऐसा नहीं था कि हर बार उसे कोई बड़ा आध्यात्मिक संदेश मिलता ही था? नहीं, कभी कभी दरवाजा बंद भी रह सकता है। ये इस प्रक्रिया को ज्यादा वास्तविक बनाता है, ना कि किसी फिल्मी कहानी जैसा जहां हर सवाल का जवाब तुरंत मिल जाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये कोई तयशुदा स्क्रिप्ट नहीं थी। हर अनुभव अलग था, हर सबक अलग था। ये एक जैविक, अप्रत्याशित प्रक्रिया थी जिसने डॉक्टर वीस जैसे वैज्ञानिक को भी हैरान कर दिया था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? हमने एक प्रतिष्ठित डॉक्टर को अपनी वैज्ञानिक मान्यताओं पर सवाल उठाते देखा, एक मरीज को पिछले जन्मों की यादों के जरिए ठीक होते देखा, और ऐसे रिश्तों को देखा जो शायद सदियों पुराने हैं। ये सब हमें क्या बताता है? देखिए, ये स्रोत एक बहुत ही मौलिक सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि शायद हमारी मनोवैज्ञानिक समस्याओं की जड़ सिर्फ हमारे दिमाग के रसायन या इस जीवन के अनुभव नहीं है। तो फिर क्या है? शायद वे कहीं ज्यादा गहरे दबे हुए आघात हैं, इतने गहरे कि वे इस जीवन के हैं ही नहीं। और यहाँ थेरेपी का मकसद लक्षणों को दवा से दबाना नहीं, बल्कि कहानी को उजागर करके डर को जड़ से खत्म करना है। इसीलिए स्रोत में बार बार इलाज शब्द का इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ राहत का नहीं। बिल्कुल सही। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है ना। अगर हम एक पल के लिए ये बहस छोड़ दें कि ये यादें असली थीं या नहीं, तो भी ये मानव मन की शक्ति के बारे में क्या कहता है? क्या ये मुमकिन है कि हमारा दिमाग खुद को ठीक करने के लिए इतनी विस्तृत, इतनी भावनात्मक रूप से सच्ची कहानियां गढ़ सकता है? और अगर ऐसा है
तो क्या इसलिए कोई फर्क पड़ता है कि वो यादें ऐतिहासिक रूप से सच हैं या नहीं? अगर कहानी सुनाने और उसे फिर से जीने की प्रक्रिया ही किसी को ठीक कर सकती है, तो शायद कहानी खुद ही एक दवा है। चाहे उसका स्रोत कुछ भी हो। हाँ, यही सवाल डॉक्टर वीस की किताब अपने पाठकों के लिए छोड़ जाती है।